हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का स्वयं क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बुक के सभी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो स्टूडेंट, इस सेशन को जो है आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न जो भी डिस्कस किए जाएंगे वहाँ से, ठीक है, अगर बहुविकल्पीय प्रश्न आपके वो जो आज की इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे अगर वो नहीं भी पूछे जाते हैं या उससे हटकर कुछ नया पूछ लिया जाता है तो आप बहुविकल्पीय प्रश्न न जानते हुए भी कुछ अपना दिमाग लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे जो है हमें, जैसे मान लीजिए किसी भी बहुविकल्पीय प्रश्न में कोई मात्रक ही पूछ लिया गया है और मात्रक हमको उसका नहीं पता है और ऑप्शन दिया गया है, तो कैसे हम गिवन ऑप्शन से, दिए गए ऑप्शन से कैसे सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के साथ जो है आप जरूर बने रहिएगा, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर देखिए वीडियो स्किप करेंगे तो आपको चीज़ें जो है प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएंगी। आप ये भी सोच रहे होंगे कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसको तो जो है क्वेश्चन बैंक लेके या फिर साइड बुक लेके कैसे भी करके जो है रट लेंगे, तो आप जितना भी रटोगे वो उतना ही भूलेगा। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न है तो उससे क्या हुआ, इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट है, कैसे हम सॉल्व करते हैं ये आप जरूर ध्यान से देखिए। चलिए देखिए आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है इसमें कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। अब जिसको मात्रक पता होगा वो तो जो है तुरंत ऑप्शन के साथ चला जाएगा, लेकिन हर एक भौतिक राशि के कई सारे मात्रक होते हैं। ठीक है, कुछ एसआई मात्रक हैं तो कुछ नॉर्मल मात्रक हैं। तो अब ये हमको पता होना चाहिए कि जो गिवन ऑप्शन है उसमें से कौन सा सही होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन आपके सामने 4 दिया गया है। विद्युत फ्लक्स पहला दिया हुआ है वेबर, दूसरा दिया हुआ है वोल्ट बटे मीटर, वोल्ट गुणे मीटर और न्यूटन पर कूलाम। तो अगर हम विद्युत फ्लक्स के फार्मूले की बात करें तो विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट ए। और अगर हम ई के मात्रक की बात करें तो ई का मात्रक क्या होता है, ई इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई क्यू। और एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम मात्रक किसका होता है, ई का। ए का मात्रक क्या होता है, ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो एक तो मात्रक फाई का आपका क्या हो गया, न्यूटन बटे कूला या न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। एक मात्रक तो आपका ये हो गया फाई का। ठीक है, और इसमें और सारे भी मात्रक हैं। अब देखिए v की परिभाषा से आ जाइए। v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू क्या होता है, W अपान क्यू, W अपान क्यू। ठीक है, और W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी, F इंटू डी, ये होता है W का फार्मूला। या B और E में क्या रिलेशन है, B और E में क्या रिलेशन है, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखिए यह है F की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, QE लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, F की वैल्यू रख लो तो V इक्वल टू क्या हो गया, QE बाई डी और नीचे रहा आपका Q। तो एक Q से एक Q कैंसिल हो गया तो V इक्वल टू क्या मिल गया, E इंटू डी। क्या मिल गया, E इंटू डी। ये मिल गया हमको क्या, V की वैल्यू। ठीक है, अब यहां से E इक्वल टू क्या हो जाएगा, B बाई डी, V बाई डी। तो ये वैल्यू आप यहां पुट कीजिए, फाई इक्वल टू E बाई डी इंटू ए का। अब सबका मात्रक रखिए, इसका मात्रक क्या होता है, सॉरी E की जगह ना हमने V अपान डी, तो V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, D का मात्रक मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, आया क्या, वोल्ट गुणे मीटर। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से एक ही टर्म के कई सारे मात्रक होते हैं। देखिए एक ये मात्रक आपका निकल के आया, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं तो इसको हम छोड़ेंगे।
फिर देख रहे हैं कि ऑप्शन में जो मात्रक है वो बोल्ड से रिलेटेड है, यानी तो हम जानते हैं ई का बी के साथ में क्या रिलेशन होता है। तो ई का बी के साथ में ये रिलेशन होता है, क्योंकि ई इक्वल टू निकाले होंगे, हाँ ये रहा, E इक्वल टू होता है B अपॉन डी। ठीक है, ये रिलेशन होता है। अगर आपको याद हो तो E की जगह ये रखिए, उसके बाद फिर वैल्यू रखिए, ये आपका मात्रक निकल के आ गया। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, या तो वो काफ़ी छोटे छोटे न्यूमेरिकल दे दिया जाए, या मात्रक पूछ लिया जाए, ठीक है, या कोई खास डेफिनेशन पूछ लिया जाए, ठीक है, इस तरीके के होते हैं। तो दूसरा देखिए, एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया है, कह रहा है कि 24 ओम का, ठीक है, ये कोई तार है, 24 ओम प्रतिरोध का सीधा सीधा तार है, इसको समबाहु त्रिभुज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी इसको समबाहु त्रिभुज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी 3 बराबर भुजाओं में इसको बांट दिया जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक, ए बी सी। तो जब इसको हम 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 8। ठीक है, या 3 से इसको भाग कर दो, कितना आएगा, 8 आएगा। तो यानी एक भुजा का प्रतिरोध 8 ओम हो गया, इसका भी प्रतिरोध 8 ओम हो गया, इसका भी प्रतिरोध 8 ओम हो गया। तो सबका प्रतिरोध कितना हो गया, 8 ओम। पूछा क्या है, पूछ रहा है किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा। तो मान लेते हैं कोई दो शीर्ष ए और सी ले लेते हैं, या ए और बी ले लो, कोई भी, आप बिल्कुल फ्री हैं, कुछ भी लीजिए। तो हमने ए और सी ले लिया, इसी के बीच हमको निकालना है प्रभावी प्रतिरोध, तो निकाल लेते हैं। तो इसके बीच में प्रभावी प्रतिरोध निकालने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। भाई ये भुजा लग रही, तो इसको आप प्रतिरोध बना लो, ज़्यादा समझने के लिए लो, हमने इसको प्रतिरोध बना दिया। अब चीज़ें और क्लियर समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ओके, इसको भी बना लो। ठीक, अब प्रतिरोध, अब इसको और इसको देखो कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होते हैं, डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। तो 8 8 कितना हो गया, 16। यानी ए और ये रहा आपका सी, ए और सी के बीच में एक प्रतिरोध, तो डायरेक्टली आपका कैसे हो गया, इन दोनों को सॉल्व करने पे आ गया 16, और इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया, ये रहा 8। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में प्रतिरोध 1/r इक्वल टू 1/r1, r1 की जगह कितना, 16 प्लस 1/8, एलसीएम आ गया 16। ठीक है, 1 इसका 2 टाइम्स है, तो यहाँ भी ऊपर 2 से गुणा हो जाएगा 1/r। तो r इक्वल टू कितना आ गया, 16/3 ओम। ठीक, तो ऑप्शन में देखिए 16/3 जहां पर लिखा होगा वो ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके प्रत्यावर्ती धारा का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 100 ओम, XL बराबर 200 ओम और XC इक्वल टू 200 ओम। XL और XC का मान दोनों का बराबर है। तो पूछ रहा है सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो आरोपित वोल्टता तथा उसमें प्रवाहित धारा के बीच कितना कालांतर होगा। सबसे पहले दिया हुआ है R बराबर दिया हुआ है 100 ओम, XL इक्वल टू दिया है 200 ओम, XC इक्वल टू दिया है 200 ओम। ये सब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, यानी इस तरीके से। ठीक है, ठीक, उसके बाद ये आपका प्रतिरोध लगा हुआ है, सॉरी संधारित्र, इस तरीके से ये जुड़े हुए हैं। इस बार चाक थोड़ा सा सड़ा टाइप का मिल गया, बार बार टूट जा रहा है। आज कुछ एक स्पेशल डे है, आज गुरु रविदास जयंती है। आप लोगों ने एक काफ़ी ज़्यादा कहावत सुनी होगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अभी इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ से आया है। ठीक है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहाँ से जनरेट हुआ है, इसको कौन कहा था, तो अभी हम आपको बताते हैं। वैसे आज गुरु रविदास जयंती है, तो हमारी तरफ से आप सभी को गुरु रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए
देखिए यही है, इसमें जो है आपसे पूछ रहा है कलांतर, ठीक है। तो B एंड I के बीच जो है कलांतर पूछा है। तो अगर हम कलांतर की बात करें तो कलांतर क्या निकालना, फाई, और tan फाई इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, XL माइनस XC अपान R। सिंपल, XL माइनस XC दोनों की वैल्यू बराबर हो गया तो 0/100, यानी सीधे सीधे कितना आ गया, tan फाई इक्वल टू 0। अब tan कितने की वैल्यू 0 होती है, tan 0 अंश की वैल्यू जो है वो 0 होती है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan 0 अंश। तो कंपेयर करो तो फाई इक्वल टू यानी कलांतर हमारा कितना निकल के आ गया, 0 डिग्री। ठीक है, कलांतर कितना निकल के आ गया, 0 डिग्री। बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, यदि ध्रुवण कोण अल्फा तथा क्रांतिक कोण बीटा हो तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो चलिए ध्रुवण कोण और क्रांतिक कोण में क्या संबंध होता है उसको जो है जरा एक बार हम लोग ध्यान से देखते हैं। अगर हम ध्रुवण कोण की बात करें, ठीक है, तो ध्रुवण कोण जो है वो ब्रूस्टर के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमको याद है ब्रूस्टर का नियम, बताइए क्या होता है, ब्रूस्टर के नियम से सभी बच्चे बताएं क्या होता है, अपवर्तनांक यानी इक्वल टू होता है tan IP, जहां IP क्या है, ध्रुवण कोण। कौन सा कोण है, ध्रुवण कोण, ठीक है। और अपवर्तनांक n इक्वल टू क्या होता है, 1/sin C, जहां पे C क्या है, C जो है क्रांतिक कोण है, क्या है, क्रांतिक कोण है, ठीक है। तो दोनों से हमको क्या फाइनली रिलेशन मिल रहा है, फाइनली रिलेशन मिल रहा है tan IP इक्वल टू 1/sin C। अब यहाँ पे आपका ध्रुवण कोण क्या दिया हुआ है, अल्फा, यानी IP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा। क्रांतिक कोण क्या दिया हुआ है, sin बीटा, ठीक है, sin बीटा। इसको इधर ये भाग में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो यानी कि tan अल्फा इंटू साइन बीटा इजकल टू 1। तो देखिए ये ऑप्शन कहीं आपको नजर आ रहा है, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है, यानी कि tan अल्फा इंटू साइन बीटा इजकल टू 1, ये ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही है, क्योंकि ब्रूस्टर का नियम ये होता है, ठीक है। और अपवर्तनांक 1 इक्वल टू ये होता है, जब वहां पे हमने आपको पढ़ाया था क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, वहां पे ये चीज जो है बताया गया था, अगर आपको अच्छे से याद है। तो चलिए अब हम आपको वो कहानी बता देते हैं, मनचंगा तो कठौती में गंगा वाली। एक बार क्या है कि वैसे गुरु रविदास जी का जन्म जो है वाराणसी में ही हुआ था, तो उनके एक शिष्य थे, तो सभी गांव वाले जो है गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। तो गांव वालों ने जो है उनके शिष्य से कहा कि चलिए आप भी जो है गंगा स्नान कराइए हमारे साथ। तो उन्होंने कहा कि हम भी गंगा स्नान के लिए चलते, लेकिन हम गंगा स्नान के लिए अगर चलते भी हैं तो हमारा मन यहाँ लगा रहेगा, यानी वो जो काम कर रहे थे उस काम में उनका मन लगा रहता। तो वो बोल रहे हैं वहाँ हम जाते जरूर गंगा स्नान के लिए, लेकिन मन मेरा कहाँ रहता, यहाँ दूसरे काम में रहता, तो गंगा स्नान का पुण्य मुझको नहीं प्राप्त होता, तो इसलिए वो गंगा स्नान नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि मेरा मन इस काम में लग रहा है, और अगर हम यहीं पे जो है ये जो एक कठौती की मतलब होता है, एक पानी से भरा हुआ बर्तन की बात है, कि अगर हम मन मेरा जो है चंगा, यानी मन मेरा साफ है, निर्मल है, अगर हम शुद्ध मन से इसी को गंगा मानकर स्नान कर लेते हैं तो वो पुण्य हमको यहीं जो है प्राप्त हो जाएगा। और वही बात उन्होंने बोली थी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो यहीं से जो है ये कहानी यानी ये कहावत जो है आपकी फेमस हुई, और ये अभी तक चलती आ रही है। तो उनके कहने का मतलब है साफ साफ कि आप उस काम को करिए जिसमें आपका मन लगे, रुचि लगे, कोई काम आप बहुत ज़बरदस्ती मत कीजिए। अब इसका आप लोग गलत मतलब मत निकालना,
पता चले कल को जो है आप लोग जाके गार्जियन से बोलो कि सर खुद ही बोले थे कि आप वो काम करो जिसमें आपका मन लगे। तो मुझे पता है कि सब लोग बोलोगे सर मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है। अगर गार्जियन ज़बरदस्ती डांट भी रहे हैं पढ़ने के लिए तो बोलोगे सर ही तो बोले थे कि जो है जिस काम में मन लगे उसको करो, जिसमें मन ना लगे उसको नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसको गलत वे में मत ले जाओ। मेरा कहने का मतलब है पढ़ाई को मन लगा के करो, ठीक है। मन लगा के पढ़ाई करो। चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, एक ही वेग से गतिमान, अच्छा जरा सभी लोग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये जो स्टोरी थोड़ी सी अभी हमने आपको बताई, आपको ये स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी या ठीक थी, ठीक है। क्या मतलब कैसा लगा जरूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। चलिए, वैसे सडनली भाई आज रविदास जयंती था तो स्टोरी याद आ गई इसलिए बता दिए, और आप देखते भी होंगे थोड़ा सा स्टोरी वगैरह हम आप लोगों को कम ही सुनाते हैं। सुधीर सर ज़्यादा ही मतलब आप लोगों को स्टोरी वगैरह बताते रहते हैं, तो हम तो बहुत कम ही बताते हैं। चलिए, एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण का डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य अधिक होगा? तो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य यानी कि लैम्डा किसका अधिक होगा? 4 ऑप्शन आपको दिया है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, और दूसरा ऑप्शन दिया है आपको प्रोटॉन, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन दिया है आपका न्यूट्रॉन, और चौथा ऑप्शन आपको दिया है अल्फा पार्टिकल यानी कि अल्फा कण, ठीक है। तो अगर हम डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की बात करें तो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य जो है इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य किसकी हो गई? इलेक्ट्रॉन की। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा निरोधी विभव V0 के बीच खींचे गए ग्राफ की ढाल होती है। तो यहां पे आपके आवृत्ति, ठीक है, बात कर रहा आवृत्ति न्यू और निरोधी विभव V0 के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है तो उसकी जो ढलान होती है वो आपकी होती है h/e, h/e, जहां पे h प्लैंक कांस्टेंट है और e जो है आपका एक्सपोनेंशियल है, यानी e की कुछ वैल्यू होती है। फिलहाल अभी प्रेजेंट में मुझको e की वैल्यू याद नहीं है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट 3 पॉइंट या 2 पॉइंट के आसपास ऐसे कुछ होता है e की वैल्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है आपके चैप्टर नंबर 9 से है। एक प्रकाश किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। वायु से जल में प्रवेश करता है तो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए। इसको जो है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि इस क्वेश्चन को क्लास 10th वाले भी बता सकते हैं। कौन सा चीज अपरिवर्तित रहेगा? जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आप सभी लोगों के कमेंट्स आ चुके हैं, अब हम बताएं तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो अपरिवर्तन की बात हो रही, जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो सबसे पहला तो उसका वेग जो है वो बदल जाता है। क्या बदल जाता है? वेग जो है ये चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज। जब वेग बदल जाता है तो वेग के साथ साथ आपकी जो है तरंगदैर्ध्य, ठीक है, यानी कि वेवलेंथ चेंज हो जाती है। वेवलेंथ, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं तरंगदैर्ध्य, ये भी आपकी बदल जाती है। और इसके साथ साथ आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है, या जिसे हिंदी में बोलते हैं आयाम, एम्पलीट्यूड, ये भी आपका बदल जाता है। तो ये तीनों चीजें आपकी चेंज हो जाती है। जो अपरिवर्तित रहती है या जो नहीं बदलती है वो आपकी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपकी नहीं बदलती है, यानी कि आवृत्ति। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड के अवक्षय प्रतिमेय होते हैं।
कितना पुराना क्वेश्चन है। पीएन संधि डायोड के अवक्षेपवृत्त में क्या होते हैं? ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही कोटर होते हैं, कुछ भी नहीं होता अवक्षेपवृत्त में। चीजें समझ में आई? सिंपल है। आगे बढ़िए। जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अधिक प्रभावी होगा? ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सा विकिरण अधिक प्रभावी होगा। पहला ऑप्शन है सूक्ष्म तरंगे, दूसरा ऑप्शन है दृश्य प्रकाश और तीसरा ऑप्शन है अवरक्त प्रकाश, चौथा जो है ऑप्शन है आपका पराबैंगनी प्रकाश। तो कौन सा जो है अधिक प्रभावी होगा? जस्ते की बात कर रहा है तो जस्ते के लिए जो सबसे अधिक प्रभावी होगा वो आपका है पराबैंगनी प्रकाश। ठीक है, तो जस्ते के पृष्ठ से प्रकाश के उत्सर्जन के लिए पराबैंगनी प्रकाश जो है आपका अधिक प्रभावी होगा, यानी कि मोर इफेक्टिव होगा रेदर देन जो और भी आपके लाइट वेव दिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर से है। तो ये पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर आपका जो है हटाया जा चुका है सिलेबस से, तो इस क्वेश्चन को छोड़िए, आगे देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निर्वात में किसी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो अगर हम निर्वात की बात करें इन एयर, ठीक है, तो निर्वात में वेवलेंथ जो है कितनी दी हुई है? 6400 एंगस्ट्रॉम, यानी 6400 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, वेवलेंथ एयर में कितनी दी है? 6400 एंगस्ट्रॉम। ठीक, आगे देखिए जल में इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होगी? यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो, एन की वैल्यू दे रखा है 4/3, ठीक है, वाटर का अपवर्तनांक, तो हमें निकालना है वाटर में इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। तो सिंपल सा फार्मूला है भाई, लेमडा डब्ल्यू इजकल टू लेमडा ए अपान एन डब्ल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू 6400 एंगस्ट्रॉम बटे 4/3, 3 चला जाएगा ऊपर, 4 रह जाएगा नीचे, तो 6400 एंगस्ट्रॉम गुणे 3/4, 4 1 के 4, 16 चौका 64, 16 तियां 48, यानी 4800 एंगस्ट्रॉम। अभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या हो जाता है, उसकी क्या नहीं बदलती? आवृत्ति। लेकिन वहां ऑप्शन में तरंगदैर्घ्य भी था, तो आप साफ साफ दिख रहा है कि तरंगदैर्घ्य जो है माध्यम बदलने पर बदल जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके प्रत्यावर्ती धारा से क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं तो जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि इसका आंसर कितना आएगा और कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसको सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी कीजिए, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तब तक हम अपना फिगर वगैरह जो भी आप लोगों को समझाने के लिए हमको करना है वो हम ड्रा करते हैं। आप लोग बताइए, ठीक है, जब तक हम फिगर ड्रा कर रहे हैं सॉल्व करके बताइए कितने बच्चे कर सकते हैं और कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया, अपना आंसर बताइए। ऑप्शन भी दिया गया आपके सामने। बताइए भाई बताइए। हो गया? चलिए ध्यान से देखिए, निकालना आपको क्या है? प्रेरणिक प्रतिघात। ठीक है, प्रेरणिक प्रतिघात। तो इस तरीके से कोई कुंडली है तो प्रेरणिक प्रतिघात। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो आपसे पूछा रहा है प्रेरणिक, ठीक है, ये होता क्या है? प्रेरणिक प्रतिघात। आपका सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन इसी में छिपा हुआ है। आपके क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इसी एक वर्ड पर डिपेंड है कि ये होता क्या है। अगर आप ये समझ गए तो खट से आंसर निकाल देंगे। ठीक है, इस बात की गारंटी है।
तो जरा सबसे पहले इसे समझ लिया जाए कि ऐसा क्या है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, जब भी हम डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा की बात करते हैं, दिष्ट धारा, हवा आज काफी तेज है, दरवाजे खटपट कर रहे हैं। दिष्ट धारा की अगर हम बात करें तो दिष्ट धारा में यहां पर जो लोड होता है यानी किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो की जा रही है तो यानी जो लोड होता है उसके रेजिस्टेंस की बात करें तो उसके रेजिस्टेंस को जो है हम ओम में मेजर करते हैं, या हिंदी वर्ड में उसको हम प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे हम प्रत्यावर्ती धारा की बात करें, धारा बदलें, अगर प्रत्यावर्ती धारा की बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा में यही प्रतिरोध शब्द जो है आपका प्रतिघात में बदल जाता है। किसमें? प्रतिरोध वर्ड ही आपका प्रतिघात हो जाता है। अगर यहाँ पे कोई कुंडली लग जाती है तो वह प्रेरक प्रतिघात हो जाता है, अगर कोई संधारित्र लग जाता है तो धारतीय प्रतिघात हो जाता है, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है तो वहां पर भी प्रतिरोध वर्ड ही इस्तेमाल किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो प्रेरक प्रतिघात का मतलब है कुंडली का प्रतिरोध कितना होगा। क्या पूछ रहा है? कुंडली का प्रतिरोध कितना होगा। कुंडली का प्रतिरोध पूछ रहा है आपसे एक्सएल की वैल्यू, ठीक है। और इसी एक्सएल को अगर डायरेक्ट करंट की बात करें तो आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर, ठीक है। तो सिंपली ओम का नियम लगाओ, आर इक्वल टू क्या होता है? बी अपान आई, वी अपान आई। तो यहां पे एक्सएल इक्वल टू भी वही फार्मूला हो जाएगा, वी बाई आई। अब समझ में आया? अब आ गया। अब आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। चलिए बताइए कितना होगा। वैल्यू रखो, v की वैल्यू 40, i की वैल्यू 80 और गुणे 10 घात -3। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ऊपर 4, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो इंटू 10 की पावर 3, नीचे है 8। तो 10 की पावर 3 का मतलब 4 के बाद 3 जीरो, 1 2 3 जीरो बटे 8, 8 के 8, 8 पंचे 40, बचा 2 जीरो, तो 5 के बाद 2 जीरो, इतना ओम, ठीक है। ये आपका निकल के आ गया प्रेरक प्रतिघात, ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। तो इसके लिए सभी लोग जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और एक बात, अगर अभी तक आपने शुभम क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो शुभम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ऐप में सारी चीज़ें आपकी व्यवस्थित हैं, कुछ भी आपको ढूंढना नहीं है।